हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन जो कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा वाणी पर आधारित है, जो इसका लेटेस्ट एडिशन है, यानी कि जो 21वां संशोधित संस्करण इसका आया हुआ है। जो विगत वर्षों के इसमें अध्ययनवार हल प्रश्न पत्र भी दिए गए हैं। इसमें यूपी बजट भी आपका 2024-25 दिया गया है, यूपी समसामयिकी दी गई है और यूपी जिला संक्षिप्तकी के तौर पर इसमें एक नया एडिशन जोड़ा गया है, उसको भी इसके अंतर्गत दिया गया है। इसमें आपका पहला वाला जो लेक्चर है वो आपका कवर हो गया है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप परीक्षा वाणी 2024 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वहाँ आपको इसका पहला लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर के अंतर्गत बात की जाए तो आपका सेकंड चैप्टर, मतलब कि हम आज सेकंड लेक्चर कवर कर रहे हैं, लेकिन इस किताब के बेसिस पे हमारा तीसरा लेक्चर है। पहला चैप्टर जो है आपका स्किप कर दिया गया है। जब आपका संक्षिप्त की तभी पढ़ी जाएगी जब आपकी डिटेल में चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो डिटेल में पढ़ते हुए आपकी जो भौतिक संरचना एवं जलवायु है, पहले मतलब कि इस श्रृंखला के अंतर्गत पहले चैप्टर के अंतर्गत तो इसको कवर किया जा चुका है। और आपका आज जो चैप्टर है वो आपका आता है उत्तर प्रदेश मिट्टी, कृषि, पशुपालन और दुग्ध उद्योग को कवर किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में पढ़ेंगे, प्रादेशिक उद्यान कृषि के बारे में पढ़ेंगे, पशुपालन और दुग्ध विकास के बारे में, और कृषि नीति, योजनाएं, कार्यक्रम और जो विगत वर्षों के हल प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके चैप्टर हैं। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है, तो जिसमें आपका तीसरा चैप्टर आपका कवर किया जा रहा है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी। और भी हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कंप्लीट कराए जा रहे हैं उनकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, तो शुरू करते हैं जिसमें हमारा पहला जो तीसरा चैप्टर आता है, इसके अंतर्गत आता है कि मृदा के संदर्भ में बात की जाए कि मृदा जो है एक तरीके से प्राकृतिक पिंड है, जो विक्षेपित और अपक्षयित खनिज चट्टानों का एवं कार्बनिक पदार्थों के विगलन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होता है। मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, जल एवं वायु के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें सुप्रसिद्ध भारतीय भूविज्ञानी डॉक्टर डॉटसा नैसेर वान वाडिया, एम.एस. कृष्णन व प्रोफेसर अभिजीत मुखर्जी ने विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश की मृदा को 2 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। पहला आता है इसका वर्गीकरण गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ। दूसरा आता है दक्षिण पठार का प्राचीन रवेदार व विंध्यशैलीय बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। मृदा संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो मृदा 5 से 10% ह्यूमरस अर्थात कार्बनिक पदार्थ और 40 से 45% खनिज, 25% हवा और 25% जल की प्राप्त होता है। किसी भी क्षेत्र की मृदा के विकास में वहाँ की पैतृक सामग्री, जलवायु यानी कि वर्षा एवं तापमान, वनस्पति, ढाल की तीव्रता एवं समय, जो कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसके संदर्भ में देखा जाए तो मृदा की विविधताओं के संदर्भ में, मतलब कि उत्तर प्रदेश में कितने तरीके की मृदाएं पाई जाती हैं उनके बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक तरीके से देखा जाए तो 6 तरीके की मृदा का समूह पाया जाता है, जिसमें मृदाएं किसी भी प्रदेश की आधारभूत प्राकृतिक संपदाएं होती हैं, जो कि विभिन्न मृदा निर्माण कारकों के प्रभाव से भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं बनाती हैं। उत्तर प्रदेश की मृदाओं को निम्न 6 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत आपका पहला समूह आता है भाबर मृदाएं, दूसरा आता है तराई मृदाएं, तीसरा आता है जलोढ़ मृदाएं, चौथा आता है बुंदेलखंडीय मृदाएं, पांचवा आता है विंध्याचल मृदाएं और छठा आता है अरावली मृदाएं। तो इसके अंतर्गत आपकी 6 तरीके की मृदाएं हैं। यहाँ आता है कि राज्य के विस्तृत क्षेत्र में अवशिष्ट एवं एलुवियम यानी कि मृदाएं पाई जाती हैं। अवशिष्ट मृदाएं वे मृदाएं होती हैं जो कि बुंदेलखंड तथा विंध्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जबकि राज्य के 3/4 भागों में एलुवियन मृदाएं मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के मृदा समूहों का इसमें संक्षिप्त तौर पर वर्णन दिया गया है। चलिए, तो एक एक करके ये जो 6 तरीके की मृदाएं हैं, इन मृदाओं के बारे में जानते हैं, जिसमें आपका क्षेत्रफल दिया गया है, राज्य का कुल क्षेत्र दिया गया है, स्थिति दी गई है और अन्य विशेषताएं जो भी इन मृदा से रिलेटेड है उनके बारे में दिया गया। पहला आता है इसके अंतर्गत भाबर मृदा। भाबर मृदा के बारे में बात की जाए तो यह 8147 क्षेत्रफल पे फैली हुई है और इसका जो क्षेत्र है कुल क्षेत्र का 0.34% है। और इसमें सहारनपुर एवं बिजनौर के जनपदों में उत्तरी भागों में पश्चिम से पूर्व की ओर यह मृदा पाई जाती है और इसमें माइका युक्त बालू पत्थर कांग्लोमरेट होते हैं, जो कि जल की मात्रा इसमें कम होती है। अब दूसरे नंबर पर आती है तराई मृदाएं, जो कि 1294 इस हेक्टेयर क्षेत्रफल इसका होता है
और 5.37% यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का होती है और राज्य के उत्तर में हिमालय के नीचे का सकरा भाग जो कि सहारनपुर से देवरिया तक पट्टी के रूप में फैला हुआ है। मृदा कड़काकार एवं चूने की मात्रा के आधार पर विभाजन किया जाता है और इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा जिंक का अभाव दिखाई देता है। अब आती है हमारी तीसरे नंबर पर जलोढ़ मृदाएं। जलोढ़ मृदाओं के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें 76.36% इसका क्षेत्र होता है और यह 1,18,395.83 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। यह मृदा क्षेत्र पश्चिमी, पूर्वी, मध्य और उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश के भागों में फैली हुई है और उत्तर प्रदेश की जलोढ़ मृदा में चूना, K2O और P2O5 की पर्याप्त मात्रा होती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। बांगर मृदा क्षेत्र में लवणीय तथा क्षारीय मृदा उच्च अवस्थिति वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं, जो कि भाट, करेल और खादर इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें सर्वाधिक क्षेत्र देखा जाए तो यह जलोढ़ मृदा का ही क्षेत्र रहता है, जो कि 76.36% क्षेत्र को कवर किए हुए। अब आता है बांगर मृदा के बारे में। बांगर मृदा के बारे में बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में गंगा की सहायक नदियाँ जिसमें गंडक तथा घाघरा के एलबीएम से विकसित मृदाएं उच्च चूनादार होती हैं, जिनमें मृदु लाइम की मात्रा 40 से 48% होती है, जो पूरी प्रोफाइल में समान रूप से वितरित होती है और स्थानीय भाषा में इसे भाट कहते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया में विस्तृत रूप से महीन कड़ाकार तथा अधिक गहरा भूरे रंग की करेल मृदाएं पाई जाती हैं। करेल का अर्थ जो होता है एक तरीके से काला होता है। गंगा द्वारा जमा हुआ एल्बियम जो होता है वह पदार्थ हिमालय की डोलोमाइट चट्टानों से प्राप्त हुआ है और यह यमुना एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा जमाव मध्य भारत के पहाड़ों से प्राप्त बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित नवीन जलोढ़ को खादर एवं पुरानी जलोढ़ को बांगर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब आती है हमारी 4th नंबर पर अरावली मृदा के बारे में। अरावली मृदा का जो क्षेत्र है वह 63.29 हेक्टेयर क्षेत्र पर फैली हुई है और जो कि 0.26 क्षेत्र को कवर करती है। आगरा जनपद के दक्षिण पश्चिम में यह इसका क्षेत्र स्थित है और यह पवन अपर्दन तथा पानी की कमी की एक गंभीर समस्या इसके अंतर्गत आती है। बुंदेलखंडीय मृदा के बारे में बात की जाए तो यह 2941.80 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है और यह 12.21% क्षेत्र पर पाई जाती है। इसमें झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर एवं बांदा आते हैं। यह स्थानीय काली मृदा को मार तथा काबर कहा जाता है और लाल रंग की मृदाओं को स्थानीय भाषा में राकर कहा जाता है। और पड़वा में जो होती है वह हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मृदा होती है, जो कि यमुना के तटीय क्षेत्र में विशेषकर बीहड़ों में पाई जाती है। अब आती है 6 नंबर की हिमाचल मृदा के बारे में। यह मृदा जो है वह 1316.10 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। यह 5.43 से 46 क्षेत्र पर फैली हुई है। इतने परसेंटेज यहाँ का क्षेत्र है और यह बनारस, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज में अवस्थित है। इस क्षेत्र की मृदा में 5 मृदा संगुणन पहचाने जाते हैं। तो इसके अंतर्गत ये 6 प्रकार की जो उत्तर प्रदेश में मृदा पाई जाती हैं उनके तौर पर आपका क्षेत्रफल, परसेंटेज और उनकी विशेषताओं के बारे में दिया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट भावर एवं तराई मृदाओं के क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। भावर एवं तराई मृदाओं के संदर्भ में बात की जाए तो यह प्रदेश का उत्तरी एवं भावर क्षेत्र जो कि हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी जो है वह कंकड़ों, पत्थरों और मोटे बालुओं से निर्मित होती है, जो कि काफ़ी छिछली होती है, अतः जल नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र में कृषि कार्य असंभव होता है और यहाँ ज़्यादातर झाड़ियाँ एवं वन पाए जाते हैं। इनमें माइका युक्त बालू पत्थर और कांग्लोमेरेट्स होते हैं तथा जल की मात्रा कम होती है और यह प्रदेश सहारनपुर एवं बिजनौर जनपदों के उत्तरी भागों में पश्चिम से पूर्व की ओर पाई जाती हैं, जबकि महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली, नम एवं उपजाऊ होती है। इस मृदा में गन्ने एवं धान की पैदावार अच्छी होती है और यह हिमालय तलहटी के सक्रिय भाग से सहारनपुर व देवरिया तक पट्टी के रूप में विस्तृत होती है तथा इनमें कार्बनिक पदार्थ तथा जिंक का अभाव देखा जाता है। अब आती है हमारी दूसरे नंबर की जलोढ़ मृदाएं, जिसे एल्बियन मृदा भी कहा जाता है। ये मृदाएं जो होती हैं वह भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रदेश के मध्य भाग में स्थित विशाल गंगा यमुना का मैदान प्लेस्टोसीन युग से आज तक आपका विभिन्न नदियों के निक्षेप से निर्मित हुआ है। इस मृदा में पाई जाने वाली मृदा को जलोढ़ या कछारी या भाट मृदा कहा जाता है, जो कि कांप मिट्टी, कीचड़, बालू से निर्मित होती है। यह मृदा बहुत गहरी होती है जो कि पूर्ण विकसित दशा में होती है। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवाश्म का अभाव इसमें देखा जाता है।
जलोढ़ मृदा के संपूर्ण मैदान को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपका पहला आता है खादर या कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा, दूसरी आती है बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ मात्रा में लवणीय, क्षारीय, मरुस्थलीय, भूड़ और काली मृदाएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट खादर मृदा के बारे में। ऐसी मृदा जो कि नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है उसे खादर या कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। यह मृदा हल्के भूरे रंग की, छिद्र युक्त, महीन कणों वाली, बांगर की अपेक्षा अधिक जल धारण करने की क्षमता वाली तथा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है और इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसमें बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट, मटियार या मटियार दोमट आदि नामों से जाना जाता है। यह मृदा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में पाई जाती है। अब नेक्स्ट आती है बांगर मृदा के बारे में, जो कि गंगा यमुना मैदानी क्षेत्रों का वह भाग होता है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। वहां की मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसे उपरहार मृदा, दोमट या मटियार, बलुई दोमट, मटियार दोमट आदि नामों से जाना जाता है। आपके मृदा के जो विभिन्न नाम हैं इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस मृदा को कौन सा नाम दिया गया है। जैसे कि आपका मटियार, बलुई दोमट दे दिया और आपकी बलुई मृदा, भावर मृदा और आपकी ये जो जलोढ़ मृदा है तो 3-4 नाम दे दिए। तो इसके अंतर्गत आपको जो मृदा है उनके साथ साथ नाम को भी याद रखना है। इस मृदायत में क्षेत्र की मिट्टियाँ परिपक्व एवं अधिक गहरी होती हैं। आदिकाल से लेकर कृषि उपयोग में आने के कारण इनकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है और यह अधिक मात्रा में खाद्य देने के लिए ज़रूरत इसमें पड़ती है। सघन कृषि और अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण इन मृदाओं में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही है, अतः इन घटकों के वाली खाद की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अब आती है लवणीय एवं क्षारीय मृदा के बारे में कि प्रदेश के बांगर मृदा क्षेत्र वाले में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों में सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने और तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि के कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव तथा इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। ऊसर भूमि को रोहे, बंजर या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऊसर भूमि को किस नाम से जाना जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, जिसमें आती है लवणीय ऊसर भूमि, दूसरी आती है क्षारीय ऊसर भूमि। क्षारीय ऊसर भूमि भी 2 प्रकार की होती है, जिसमें रेह युक्त ऊसर और रेहहीन ऊसर होती है। तो किस तरीके की होती है? ऊसर भूमि को आपका रेह, बंजर और कल्लर के नाम से जाना जाता है। यह 2 तरीके की होती है, एक लवणीय, एक क्षारीय। क्षारीय को 2 तरीके से जाना जाता है, एक रेतयुक्त और एक रेह युक्त और रेहहीन होती है। लवणीय ऊसर भूमि के लवण अधिकांशतः सोडियम, पोटेशियम सल्फेट व कैल्शियम के बने होते हैं, जो कि भूमि के ऊपरी सतह पर सफ़ेद परत के रूप में देखे जाते हैं और इनका पीएच मान 8.5 से कम होता है। रेह युक्त ऊसर जो होती है वह क्षारीय ऊसर भूमि, जिसका उत्तर प्रदेश से अधिक विस्तार है और इसकी सतह पर सोडियम लवणों के कारण काला होता है और इसका पीएच मान 8.5% मतलब कि पीएच से अधिक होता है, तो इसके संदर्भ में आता है। आपके स्थानीय नामों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके मृदा के स्थानीय नामों से रिलेटेड पढ़ लेते हैं कि बांगर को क्या कहा जाता है, खादर को, ऊसर को, काली मृदा को, बलुई मृदा को और बुंदेलखंड क्षेत्र की जो मिट्टियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो एक एक करके देखते हैं कि बांगर जो है उसे आपकी पुरानी जलोढ़, उपरहार मृदा, दोमट, मटियार और बलुई दोमट कहा जाता है। खादर का जो क्षेत्रीय नाम है वह बलुआ, नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट बलुआ है। ऊसर का जो होता है रेह, बंजर और कल्लर है। काली मृदा का रेगुर, करेल, कपास मृदा है। बलुई मृदा का भूड़ होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियों का लाल मृदा, परवा या पड़वा, माड़ या मार, राकड़ या राकड़ मृदा और भोंटा मृदा इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा है। ये आपकी बलुई मृदा को भूड़ मृदा कहा जाता है। तो आपकी ये 4 तो अभी पढ़ ली गई हैं। चलिए तो अब पढ़ते हैं भूड़ मृदा के बारे में। भूड़ मृदा के बारे में बात की जाए तो यह मृदा जो है वह गंगा, यमुना व उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत से पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहा जाता है और यह मृदा हल्की दोमट बलुई होती है। मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में बात की जाए तो यह मृदा जो है वह शुष्क से अर्धशुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों जिसमें मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में पाई जाती है। शुष्कता एवं भीषण ताप के कारण चट्टानें विखंडित होकर बालू के कणों में परिणत हो जाती हैं और इसमें लवण एवं फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु जीवाश्म पदार्थ नाइट्रोजन का अभाव होता है और सिंचाई द्वारा कुछ मोटे अनाजों की खेती भी की जाती है।
काली मृदा या रेगुर मृदा के संदर्भ में बात की जाए तो प्रदेश में पश्चिमी जिलों और बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में करेल मार या कपास मृदा कहा जाता है। मार मृदा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। अब आता है बुंदेलखंड मृदा के बारे में कि यह उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा के बुंदेलखंडीय मृदा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य होता है और यह मृदा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज, गंगापार, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। इस मृदा के अन्य नामों में आता है लाल मृदा, परवा या पड़वा मृदा, मार या माड़, राकर या राकड़ एवं भोट्टा मृदा इसके अंतर्गत आती है। अब आता है सबसे पहले लाल मृदा के बारे में बात की जाए तो यह मृदा जो है वह दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण जो है वह बालूमय लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है और इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, जैव तत्वों की कमी तथा लोहे अंश की अधिकता पाई जाती है। इस मृदा वाले क्षेत्रों में दलहन, तिलहन व गेहूं की खेती की जाती है। दूसरी आती है परवा मृदा, जो कि इस मृदा को पड़वा या पड़ुआ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्रों विशेषकर बीहड़ों में पाई जाती है और यह हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा होती है जिसमें जैव तत्वों की कमी होती है। इस मृदा में सिंचाई और खाद के उपयोग के लिए औसत दर्जे की उर्वरता प्राप्त होती है और इस मृदा में ज्वार यानी खरीफ और चना यानी कि रबी की फसल उगाई जाती है। अब आता है नेक्स्ट मार या माड़ मृदा के बारे में, जो कि मृतिका मृदा होती है जिसका रंग काली तथा रेगुर मृदा के समान चिकना तथा काला होता है और इसमें 60% सिलिकेट, 15% लोहा, 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसमें जल बहुत कम मात्रा में होता है और जल पाने पर यह मृदा गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है और इस मृदा में कृषि कार्य कठिन हो जाता है। अतः अल्पावधि वाली कुछ फसलें उगाई जाती हैं और यह मृदा उत्तर प्रदेश की पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। अब बात करते हैं राकर या राकड़ मृदा के बारे में, जो कि लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है जो कि सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है। मोटी राकर और पतली राकर के बीच में दो वर्ग होते हैं, जिसमें मोटी राकर जो होती है वह माड़ मृदा जैसी और पतली राकर जो होती है वह हल्की मृदा के रूप में होती है। इस मृदा में जैव तत्वों की कमी पाई जाती है और खाद के प्रयोग से इसमें कुछ फसलें उगाई जाती हैं। सामान्यतः इस मृदा में तिल या खरीफ और चने की यानी कि रबी की खेती की जाती है, इसके अंतर्गत आता है। जिलेवार उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में देखा जाए तो जो लाल मृदा है वह आपकी मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी, चंदौली, दक्षिणी प्रयागराज में पाई जाती है। ऊसर या रेह मृदा जो होती है वह अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली और लखनऊ में पाई जाती है। बंजर मृदा जो होती है वह गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोंडा में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी जो होती है वह हमीरपुर, जालौन में पाई जाती है। राकड़ मृदा जो होती है वह दक्षिणी पर्वतीय पठारी ढलानों में पाई जाती है। मांड मिट्टी जो है वह उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। भोंटा मृदा जो है वह विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मृदा जो है वह जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में पाई जाती है। तो ये मृदा है जो आपकी इन विभिन्न जिलों में पाई जाती है। अब आता है इसके संदर्भ में कि भोंटा मृदा के बारे में देखना कि यह मृदा जो है इसका निर्माण विंध्य श्रेणी के चट्टानों के टूटने फीटने से होता है। रंग में यह मृदा कुछ लालिमा लिए हुए होती है तथा यहाँ चट्टानी कणों के साथ हल्के दोमट का मिश्रण हो गया है और इस मृदा को मोटे अनाज की खेती भी की जाती है और लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है और उपज औसत होती है और खाद पानी के प्रयोग से अच्छी उपज होती है। अब आता है मृदा अपर्दन के बारे में कि सॉइल इरोजन आखिर होता क्या है, क्योंकि मृदा के बारे में पढ़ लिया तो मृदा अपर्दन की जो समस्या बनी रहती है उनके संदर्भ में देखा जाए तो किस किस चीज़ से मृदा अपर्दन होता है। जल और वायु के साथ मृदा के कटने, बहने और अथवा उड़ने की क्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। तो मृदा अपर्दन किस किस चीज़ से होता है? कटने से भी होता है, बहने से भी होता है अथवा उड़ने से होता है। तो खेतों की ऊपरी सतह जो होती है वह मिट्टी की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होती है और यह मिट्टी जो होती है सबसे पहले कटती बहती है और प्रदेश में स्वाभाविक रूप से वनस्पतियों के कम पाए जाने और मानवीय क्रियाकलापों से वनस्पतियों को नष्ट किए जाने से प्रतिवर्ष हजारों हेक्टेयर भूमि नष्ट होती जा रही है। मृदा अपर्दन आज हमारी कृषि भूमि के लिए सबसे भयानक खतरा है। मृदा अपर्दन के दो प्रमुख कारकों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पहला तो आता है जलीय अपर्दन, दूसरा आता है वायु अपर्दन। उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन वायु की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि जलीय अपर्दन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपर्दन से कुछ खास क्षेत्रों और समयों पर ही निर्धारित किया गया।
तो सबसे पहले तो जानते हैं जलीय अपर्दन के बारे में। जलीय अपर्दन जो है वह भूमि पर वनस्पतियों का अभाव, ढालदार स्थानों पर खेती करना और बिना सोचे समझे जुताई करते रहना, अनियंत्रित वर्षा या बाढ़ के समय खेतों को खाली रखना, वनों की अनियंत्रित कटाई एवं चारागाहों की अनियंत्रित चराई, भूमि की प्रकृति आदि कारणों से जलीय अपर्दन तीव्र गति से होता है। जलीय मृदा अपर्दन के कई रूप हैं, जिसमें अपस्फुरण, परत अपर्दन, क्षुद्र अपर्दन, अवनालिका क्षरण, भूस्खलन क्षरण, सरिता तट क्षरण आदि आता है। फिर आता है परत अपर्दन, जो होता है वह समतल क्षेत्रों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाता है, जबकि खेत की उर्वरता कम होती जाती है, इसलिए किसान की मौत भी कहा गया है। क्षुद्र सरिता क्षरण जो होता है वह थोड़ी ढालदार खेतों में होता है और पतली पतली नालियों के रूप में दिखाई देता है। अवनालिका क्षरण जो होता है वह थोड़ी या अधिक ढालदार खेतों से यानी कि क्षुद्र सरिता क्षरण का एक बृहद रूप होता है और ये अवनालिकाएँ या जो यू और भी आकार की होती हैं और प्रदेश में यमुना और चंबल क्षेत्र जो कि एटावा में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र माना जाता है। तो इस तरीके से ये आपका जलीय अपर्दन के संदर्भ में। अब दूसरा अपर्दन आता है वायु अपर्दन। वायु अपर्दन के संदर्भ में बात की जाए तो यह प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपर्दन गर्मी के महीनों में अधिक होता है, जिससे दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3200 एकड़ कृषि योग्य भूमि का प्रतिवर्ष विनाश हो रहा है और रेगिस्तानी मृदा का प्रतिशत बढ़ रहा है और प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिलों में सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर मृदा से रिलेटेड आपका टॉपिक फिनिश होता है। आप पढ़ते हैं कृषि के विविध आयाम के बारे में कि उत्तर प्रदेश में कृषि के विविध आयाम कौन कौन से। तो उत्तर प्रदेश जो है वह अनुकूल भौगोलिक संरचनाओं के कारण कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है और 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं, जिनमें 29% कृषक एवं 30.3% कृषि श्रमिक होते हैं। वर्ष 2021-22 व 2022-23 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का उत्पादन 26 से 28% के मध्य रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि 18,614 हेक्टेयर अर्थात 186.14 लाख हेक्टेयर है, जो कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.35% हिस्सा इसको कवर करता है, जो कि 2019 और 20 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार इसको अपडेट किया गया। वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश में सकल सिंचित क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो यह 230.0 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वह 161.0 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है वो 139.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आता है। गंगा जो है उसकी सहायक नदियों के जल से राज्य में गेहूं, धान, मक्का, आलू, गन्ना, दालें, तिलहन और कई फल और तथा सब्जियां की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में देश का लगभग 21% खाद्यान्न, 10.8% फल और 15.4% सब्जियां उगाई जाती हैं। दूध, शहद, खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आलू, मटर, तरबूज, खरबूज, अमरूद, मशरूम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान आता है। आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम है और दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो आपका यही वाला जो डेटा है वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अभी ही अपडेट होके आई है। तो जो भी गवर्नमेंट का डेटा है तो इसमें अभी ऑलरेडी अपडेट करके दिया गया है, तो आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अकेला इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपका जितना एग्रीकल्चर जो भी अपडेटेड पार्ट रहते हैं, क्योंकि जैसे ज्योग्राफी हुआ, आपका हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, तो वो तो आपके कुछ जैसे कि उसमें ज़्यादा अपडेट नहीं होता है, लेकिन आपका इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं वो पूरा अपडेटेड ही होता है। तो आप अगर इस बुक को आधार मान के चलते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको यही डेटा उसमें टिक मार्क करना होगा। अब आता है कि कृषि के आधार स्तंभ के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आधार स्तंभ में आता है उत्तर प्रदेश में जोतों का विवरण दिया गया कि इसमें सीमांत जोतें जो है 80.18%, लघु जोत जो है 12.63, अर्ध मध्यम जो है 5.51 और मध्यम जो है 1.58 और बृहद 0.10 होता है। और कुल देखा जाए तो ये 100 को कवर करता है। तो ये सकल क्रियाशील जोत का वितरण जो कि 2015-16 के लेटेस्ट डेटा के साथ इसमें दिया गया है। अब आता है इसके संदर्भ में देख लेते हैं कि देश में जो खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किस किस क्षेत्र में सर्वोच्च है, क्योंकि आपका इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो प्रदेश में कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक जिले देखा जाए तो फसलें और जिला दिया गया है। जैसे गेहूं के लिए आपका हरदोई है, धान के लिए शाहजहांपुर है, बाजरा के लिए आगरा, ज्वार के लिए बांदा, अफीम के लिए बाराबंकी, मूंगफली के लिए मैनपुरी, गन्ना के लिए मेरठ आता है,
सरसों के लिए आपका आगरा आता है और मक्का के लिए आपका बहराइच आता है और आलू के लिए फर्रुखाबाद आता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख आपके डिस्ट्रिक्ट हैं और इससे संबंधित ही आपकी फसल आती है। उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में डीबीटी लागू करने वाला पहला राज्य था और वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात में गुजरात एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है। तो ये आपका जो 2023-24 का डेट मतलब बजट प्रस्तुत किया गया था, तो उसके साथ भी इसको अपडेट किया गया। तो आपको इसी डेटा को एकदम सही मान के उसको याद करना है। तो ये आपका कृषि निर्यात में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद आपका तीसरा स्थान रहा। अब आते हैं कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें आपका मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र, पूर्वी गंगा मैदानी क्षेत्र और केंद्रीय पठार और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन्हीं 3 जोनों में कृषि को प्रभावित करने वाले मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि कारकों को आधार मानते हुए उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया और इसके अंतर्गत आता है। अब आता है सबसे पहले भावर एवं तराई क्षेत्र के बारे में। हिमालय की तलहटी वाले इस क्षेत्र में आपका जो भावर एवं तराई क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, इसमें आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपका ये जो पहला चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर इसका पहली क्लास जो ली गई है उसको आप देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन कौन सा क्षेत्र भावर क्षेत्र है, कौन मैदानी क्षेत्र है, कहाँ पर आपका मतलब कि पठारी और पहाड़ी क्षेत्र लगता है। तो ये आपका जो पहला वाला जो लेक्चर दिया गया है तो उसमें इस चीज़ को अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि भावर एवं तराई क्षेत्र क्या होता है, मैदानी क्षेत्र कितना होता है, तो ये आप वहाँ जो हमारा पहला वाला इसका लेक्चर है उसको देख लेंगे तो आपका भौगोलिक क्षेत्र कवर हो जाएगा और फिर आप ये डेटा को अपडेट करेंगे तो आपकी चीज़ें और आगे बढ़ जाएंगी। भावर एवं तराई क्षेत्र के संदर्भ में देखा जाए तो हिमालय की तलहटी वाले इस क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरपुर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती आदि जिलों के उत्तरी भाग आते हैं। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में मेरठ मंडल और आसपास का क्षेत्र आता है। मध्य पश्चिमी मैदान में बरेली और मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र आते हैं। दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान में आपका आगरा मंडल और का आसपास का क्षेत्र है। मध्य मैदान में कानपुर एवं लखनऊ मंडल तथा फतेहपुर क्षेत्र आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी एवं चित्रकूट मंडल के क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी मैदान में गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र आता है, तो इसके अंतर्गत आते हैं। 8वें नंबर पर आपका पूर्वी मैदान आता है जिसमें वाराणसी, फैजापुर, आजमगढ़ मंडल और प्रयागराज मंडल के कुछ क्षेत्र आते हैं। और 9वें नंबर पर आपका आता है विंध्य प्रदेश जो कि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा दक्षिणी प्रयागराज का क्षेत्र होता है। तो ये जो 9 भाग हैं इनकी मैप के माध्यम से अवस्थिति को भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका तराई क्षेत्र हुआ, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन हुआ, ये ईस्टर्न प्लेन है, यहाँ पर विंध्यन है, यहाँ सेंट्रल प्लेन आता है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। यहाँ पर आपका साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड प्लेन आता है, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन आता है और यहाँ पर वेस्टर्न प्लेन आता है। तो इस तरीके से आपके 9 कृषि जो जलवायु क्षेत्र हैं इनके संदर्भ में ये आते हैं। चलिए तो इनकी अवस्थिति के संदर्भ में ये देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो 9 जलवायु क्षेत्र हैं इनकी जलवायु, समृद्ध जिले, औसत वार्षिक वर्षा और इनकी लिमिटेशन क्या है और इनकी विशेषताओं के संदर्भ में देख लेते हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र होते हैं ये आपको एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट कि आपके कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। और आपके ये भी पूछे जाते हैं कि भाबर एवं तराई क्षेत्र में किस तरीके की जलवायु पाई जाती है या फिर वर्षा किस तरीके की होती है। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला आता है भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र जो है यहाँ की जलवायु उपोष्ण है और ये क्षेत्र में 16 जनपद हैं जिसमें हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़ आदि के जलोढ़ मृदा गहन सिंचाई वाले क्षेत्र होते हैं और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 1400 मिलीमीटर होती है। मृदा में फास्फोरस की कमी, मिट्टी मोटी, कंकर पत्थर वाली तथा क्षेत्रफल सूखाग्रस्त होता है और यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है जहाँ पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर आता है और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 795 मिलीमीटर होती है और यह जल प्लावन व खारेपन की यहाँ समस्या और यहाँ सर्वाधिक शस्य गहनता पाई जाती है और इसकी कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है, इसके अंतर्गत आती है। अब आता है हमारा तीसरा क्षेत्र मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के बारे में जहाँ की जलवायु उपोष्ण है और यह बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत, सहारनपुर में शाहजहाँपुर में पाई जाती है और यह 1032 क्षेत्र मतलब कि इसका एक तरीके से देखा जाए
तो जो औसत वार्षिक वर्षा है 1032 है। यहाँ क्षारीयता और खारापन की समस्या है और मेथी की खेती के लिए यह कृषि बहुत पसंद है, विसिद्ध है। फिर आता है दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, जो कि एक तरीके से अर्ध शुष्क यहाँ की जलवायु है। यहाँ अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी यहाँ के क्षेत्र हैं और यहाँ पर 662 मिलीमीटर वर्षा होती है। क्षारीय मृदा और खाराज पानी है। राई एवं सरसों का सर्वाधिक उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। मध्य मैदानी क्षेत्र, जहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज इसके अंतर्गत आते हैं और 863 मिलीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ पर लवणीय मृदाएं और खारा पानी पाया जाता है। यह फर्रुखाबाद यहाँ का प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्र, जिसमें सर्वाधिक मक्का क्षेत्रफल वाला जोन भी आता है। अब आता है बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में, जिसमें अर्धशुष्क मृदा पाई जाती है, जो कि ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट सहित इसमें 7 जिले आते हैं, जहां पर 800 मिलीमीटर वर्षा होती है। और यहां खराब मृदा, सिंचाई साधनों एवं नवीन तकनीक का अभाव होता है। यहाँ चना एवं मसूर यहाँ की सर्वाधिक उत्पादन होता है, जहाँ पर दलहन फसल प्रधान कृषि जलवायु क्षेत्र होता है। अब आती है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया यहाँ के प्रमुख जिले हैं। यहाँ 1240 मिलीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, जल भराव की समस्या है। यहाँ भूजल की प्रचुरता वाला जोन आता है। यहाँ सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल का उत्पादन सुप्रसिद्ध है। फिर आता है 8वें नंबर पर पूर्वी में मैदानी क्षेत्र, जो कि समशीतोष्ण है और यहाँ पर बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही इसके प्रमुख जिले हैं और यहाँ 803 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ की दियारा भूमि है। यह एक धान उत्पादक क्षेत्र होता है। विंध्य क्षेत्र के बारे में, क्या समशीतोष्ण है। यहाँ पर मिर्जापुर, सोनभद्र और दक्षिणी प्रयागराज है और यह 1134 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर सिंचाई जो होती है वह पूर्णतः नहरों पर निर्भर है और यहाँ पर सर्वाधिक शुष्क जोन होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसके अंतर्गत कृषि जलवायु क्षेत्र की विशिष्टताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कुल क्षेत्रफल के जो 80% हिस्से में है वह है आपकी खाद्यान्न फसलें तथा 20% क्षेत्र में आपकी अन्य फसलें उगाई जाती हैं। तो 80% क्षेत्र में आपकी खाद्यान्न फसलें हैं और 20% क्षेत्र में आपकी अन्य फसलें उगाई जाती हैं। प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिसमें 6 कृषि जलवायु क्षेत्रों में मृदा की उर्वरकता एवं सिंचाई का स्तर बेहतर है और जहां धान, गेहूं, गन्ना फसल चक्र उत्पादन सबसे अधिक प्रचलित हुए। शेष 3 कृषि जलवायु क्षेत्र जो हैं वह दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र होते हैं, जो अपेक्षाकृत कम सिंचाई सुविधाओं तथा औसत मृदा की उर्वरकता की वजह से अधिक क्षेत्र में दलहन एवं तिलहन की उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु में केवल 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिनमें मध्य मैदानी, उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदानों क्षेत्रों में मुख्यतः चावल का उत्पादन होता है और यह क्षेत्र प्रदेश के कुल चावल उत्पादन क्षेत्रफल का लगभग 66% का प्रतिनिधित्व करता है। मक्का की खेती जो है मध्य मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक 30% होती है और राज्य में ज्वार के कुल क्षेत्रफल में मध्य मैदानी और बुंदेलखंड क्षेत्र का योगदान 80% होता है। बाजरा दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में 50% भागीदारी के साथ सर्वाधिक उगाई जाती है और रबी फसलों में गेहूं प्रमुख फसल होती है और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है और इस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि सघनता सर्वाधिक होती है। वर्षा आधारित कृषि जो होती है वह बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र की प्रमुख विशिष्टता होती है और उत्तर प्रदेश में शीर्ष 3 दलहन क्षेत्रफल वाली फसलें आती हैं, जिसमें चना, मसूर, उड़द की ये प्रमुख 3 फसलें आती हैं, इसके अंतर्गत होता है। 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में सर्वाधिक दाल उत्पादन बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल राई और सरसों नामक तिलहन का उत्पादन किया जाता है और दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में राई और सरसों की सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की औसत उत्पादकता 839 कुल हेक्टेयर है और राज्य में शीर्ष गन्ना उत्पादक क्षेत्र आपका भाबर, तराई और पश्चिमी मध्य जलवायु क्षेत्र आता है। प्रदेश में अरहर के उत्पादन में मध्य मैदानी कृषि जलवायु का क्षेत्र होता है और उत्पादकता की दृष्टि से यह प्रथम स्थान भी रखता है। उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विंध्य कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक शुष्क और भावर एवं तराई क्षेत्र सबसे अधिक आर्द्र होता है। दियारा भूमि के बारे में, जो कि वह भूभाग होता है जहां पर नदियों का प्रवाह आसानी से जमीन को अपने भीतर समा लेता है, जो आमतौर पर यह क्षेत्र सालाना बाढ़ का शिकार होता है और उत्तर प्रदेश का पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र दियारा भूमि की विशिष्टता से युक्त होता है और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित फसल चक्र जो है वह धान, गेहूँ, गन्ना का
क्षेत्र होता है। अब आता है फसल चक्र के बारे में। तो फसल चक्र के संदर्भ में देखा जाए तो किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों को इस प्रकार से उगाया जाता है कि उर्वरकता शक्ति जो है कम से कम ह्रास हो, उसे फसल चक्र कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में मुख्य खाद्य फसल गेहूं है, जबकि गन्ना मुख्य वाणिज्यिक फसल है। और फसल को चक्र को अपनाने में कई लाभ हैं, जिसमें मृदा की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है, रोग कीट व खरपतवार के नियंत्रण में सहायता मिलती है, सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग कर अधिक उत्पादन लेना संभव होता है और मृदा अपरदन में कमी आती है इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश की कुल फसल सघन था 162% है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित फसल चक्र धान गेहूं प्लस सरसों, धान मसूर, ज्वार, अरहर, गेहूं आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रचलित फसल चक्र मक्का, आलू, गन्ना, मक्का, आलू, प्याज का होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की सर्वाधिक प्रचलित फसल चक्र ज्वार और चना, कोंदू और चना इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है उत्तर प्रदेश में फसलोत्पादन के संदर्भ में देखा जाए तो प्रदेश में 3 ऋतुओं के अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें जिसमें रबी, खरीफ और जायद बोई जाती हैं, जिनका संक्षिप्त में विवेचन किया गया है कि खरीफ फसलें जो है वह अधिक जल और ताप चाहने वाली होती हैं। इनकी बुआई मई से जुलाई तक होती है और इस कटाई जो होती है वह सितंबर से अक्टूबर तक कर ली जाती है। इसके अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोंदू, टांगुन, सनई या जूट, अरहर, 4 माह वाली मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल्ली आदि फसलें आती हैं। रबी फसलों की बुआई जो है वह शीत ऋतु की शुरुआत अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है और इन फसलों को कम जल और औसत ताप की आवश्यकता होती है और जिसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू आदि फसलें आती हैं। जायद की फसलों को बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है और इनकी बुआई मार्च अप्रैल से की जाती है और यह जून जुलाई तक इसे काट लिया जाता है। और जायद फसलों के अंतर्गत ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, परवल, लौकी, काशीफल, मूंग, चीना, लोबिया आदि आते हैं और ये अल्प अवधि में तैयार होती हैं। अब आती है नकदी फसलों के बारे में। नकदी फसलें जो हैं वह बेचने के लिए उगाई गई फसल को नकदी फसल कहते हैं। ये गन्ना, कपास, तिलहन, आलू, तंबाकू, जूट, सब्जियों और फलों की फसलें होती हैं। इसके अंतर्गत आता है जैसे कि इसमें फसलों के उत्पादन को देखा जाए कि इसमें जो गेहूं का उत्पादन आपका दिया गया है और उत्तर प्रदेश में हिस्सा जो कि प्रथम स्थान रखता है, चावल द्वितीय स्थान रखता है, बाजरा जो है द्वितीय स्थान, कुल खाद्यान्न प्रथम स्थान, अरहर जो है तृतीय स्थान रखता है देश में, मसूर जो है प्रथम स्थान रखता है, फिर आता है आपका सरसों जो आपका चतुर्थ स्थान रखता है देश में, और गन्ना जो है प्रथम, आलू आपका प्रथम स्थान रखता है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के स्थान और इसमें उत्पादन के जो मिलियन टन में दिया गया और देश में उत्तर प्रदेश का कितना % किस फसल में हिस्सा है इसके संदर्भ में आपका दिया गया है। गेहूं के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं है और यह प्रदेश के पर्वतीय तथा पठारी भागों को छोड़कर सर्वत्र पैदा की जाती है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता जो है वह गंगा, घाघरा, दोआब क्षेत्र में है और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है और देश के कुल गेहूं क्षेत्रफल का 30.9% तथा उत्पादन का 31.7% उत्पादित कर गेहूं की खेती पर एक अधिकार रखता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है चना, जो कि इसके लिए कम उपजाऊ मिट्टी, 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, बोते समय 15 से 25 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है तथा इसकी खेती राज्य के उन क्षेत्रों में की जाती है जहां शुष्क व हल्की दोमट मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। प्रदेश में चने की खेती चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, जालौन, ललितपुर, झांसी, आगरा आदि जिलों में की जाती है। सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अब आती है नेक्स्ट फसल सरसों के बारे में। प्रदेश में सरसों की खेती प्रधान तिलहनी फसल के रूप में स्वतंत्र या गेहूं या मटर या जौ के साथ मिश्रित रूप से की जाती है। इसके लिए भी लगभग गेहूं जैसे वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। प्रदेश में प्रायः सभी भागों में सरसों की खेती की जाती है, लेकिन मध्य एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है और राज्य विजय कृषि में उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली सरसों की लोकप्रिय कृषि में होती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है चावल के बारे में। चावल के संदर्भ में बात की जाए तो धान उत्तर प्रदेश में खरीफ ऋतु में मई जून में बोया जाता है और यह प्रदेश के तराई और मैदानी क्षेत्रों में लगाया जाता है। प्रदेश में शाहजहांपुर में सर्वाधिक धान उत्पादन होता है, जिसका जिला सिद्धार्थनगर सुगंधित चावल काला नमक के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें ये 2021-22 में उत्तर प्रदेश में 15.27 मिलियन टन चावल का उत्पादन प्रदेश के 5.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर हुआ है, जो कि देश के कुल चावल उत्पादन का 11.72% इसमें कवर करता है। अब आता है गन्ना उत्पादन के बारे में कि गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी आपकी 20 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, आपका 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए और यह राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल होता है, जो कि देश के कुल गन्ना उत्पादन का लगभग 41% और क्षेत्रफल का 40% उत्तर प्रदेश में पाया जाता है।
उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में देश में सर्वोच्च स्थान होता है और राज्य में गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, जिनमें तराई क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र आता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, अयोध्या व गोरखपुर प्रदेश के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में देश की प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में की गई थी। अब आता है बाजरा के बारे में। बाजरा जो है उत्तर प्रदेश की बाजरा की कृषि शुष्क जलवायु वाले उन क्षेत्रों में होती है जहां सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और बाजरे की बुआई मई से जुलाई तक तथा कटाई सितंबर से दिसंबर तक होती है। देश में राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य है, जिसमें उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बाजरा की खेती की जाती है। मक्का के बारे में। मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में छठा स्थान है और इसे मई, जून, जुलाई में बुआई कर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में काट दिया जाता है और यह गेहूं और चावल के बाद तीसरे नंबर की खाद्यान्न फसल है, जो कि उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है और मध्य मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में मक्का सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। अरहर के बारे में। अरहर जो है एक तरीके से खरीफ ऋतु की दलहनी फसल है। इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। पानी न लगने वाली भूमि इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। इसकी बुआई जो है वह जून जुलाई में और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। मूंगफली के बारे में। मूंगफली जो है एक तरीके से खरीफ फसल है, जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और खुदाई नवंबर दिसंबर में की जाती है। इसलिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली की खेती मध्य मैदान तथा बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र में की जाती है। कपास के बारे में। कपास खरीफ ऋतु की फसल होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश कपास की बुआई अप्रैल मई में की जाती है और यह मुख्यतः काली एवं जलोढ़ मृदा में उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे कपास की खेती की जाती है। यहाँ छोटे रेशे की अधिक तथा लंबे रेशे की कम कपास उगाई जाती है। इसे सफेद सोना की संज्ञा दी जाती है, जिसमें कपास को मूंग, बरसीम, मेथी आदि के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है और इसकी कृषि मुख्यतः मेथी, मूंग, बरसीम, तोरिया, क्लोवर आदि के साथ की जाती है। इसे जून जुलाई में बोकर पौधों से अक्टूबर नवंबर तक कपास की चुनाई कर ली जाती है। सर्वाधिक कृषि उत्पादक एवं उत्पादकता एवं क्षेत्रफल वाले जिले जो कि 2021-22 के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आपका जो उत्पादक और उत्पादकता और क्षेत्रफल दिया गया है, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ, चना, अरहर, गन्ना, राई और सरसों, मूंगफली, अलसी को इस तरीके से बताया गया। अब आता है पटसन, जो कि जूट जिसे कहा जाता है। यह प्रदेश के तराई क्षेत्र और सरयू और घाघरा नदियों के दोआब में जूट पैदा की जाती है। जूट उत्पादक जिलों में बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और प्रदेश में जूट की फसल जून जुलाई माह में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। अधिकांश भागों में देसी किस्म की जूट बोई जाती है, जो रस्सी बनाने के काम आती है। अब आता है तंबाकू, जो एक तरीके से रबी की फसल होती है। उत्तर प्रदेश का तंबाकू उत्पादन देश में तीसरा स्थान है और यह प्रदेश मुख्यतः फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज और गोंडा में पैदा किया जाता है। अफीम के बारे में। प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। बाराबंकी के अतिरिक्त गाजीपुर में भी अफीम की खेती की जाती है और गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। अब आता है प्रादेशिक उद्यान कृषि के बारे में कि राज्य में उद्यान कृषि के विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई। प्रदेश की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी में औद्योगिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। लखनऊ केंद्र आम के लिए, प्रयागराज अमरूद के लिए और जबकि शेष अन्य कई फसलों के लिए किए गए। राज्य में आम, अमरूद, आंवला के उत्पादन व क्षेत्रफल में वृद्धि सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, कौशाम्बी, बदायूं आदि 15 जिलों के कुल 39 विकास खंडों में फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है, जिसमें कौशाम्बी तथा बदायूं के 6 ब्लॉकों में अमरूद, प्रतापगढ़ के 2 ब्लॉक में आंवला, 13 जिलों में 31 ब्लॉकों में आम हेतु फल पट्टी विकास योजना संचालित की गई है। केंद्र द्वारा 2005-06 में संचालित राष्ट्रीय बागवानी मिशन में 2014-15 में एकीकृत बागवानी मिशन के नाम से संचालित किया जा रहा है और इस मिशन के तहत इस समय प्रदेश में 45 जिलों में फल, शाक भाजी, पुष्प, मसाला, औषधीय फसलों के क्षेत्रफल तथा उनके उत्पादन विस्तार हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें केंद्र एवं राज्यों का वित्तीय सहभागिता जो है वह 60:40 में है। कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन जो कि फल, सब्जी, फूल आदि में 351.92 मिलियन टन था और देश के कुल बागवानी उत्पादन में समान वर्ष में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, जबकि मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल का द्वितीय एवं तृतीय स्थान क्रमशः रखता है। राज्य में प्रायः सभी जिलों में बागवानी फसलों की सुनियोजित
सिंचाई हेतु केंद्र सरकार द्वारा नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन संचालित है और इसके तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम स्थापित किया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सरकार आदर्श पौधाशाला, छोटी पौधशाला, प्लांट हेल्थ क्लिनिक, पैक हाउस, प्री कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज कंटेनर, रीफर बैन, राइपिंग चैम्बर आदि की स्थापना हेतु अधिकतम 50% तक अनुदान देती है। प्रदेश में कृषि बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य स्तरीय राष्ट्रीय फल संरक्षण डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ व 10 मंडलीय स्तरीय शिक्षण संस्थान है जहां डिप्लोमा डिग्री दी जाती है। लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर खोला गया है। प्रदेश में कृषि उत्पाद निर्यात क्षेत्र के संदर्भ में देखा जाए तो आपका आम लखनऊ, बिजनौर, सहारनपुर, उन्नाव, संभल, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, वाराणसी करता है। फिर आता है लीची जो कि मेरठ, सहारनपुर, आंवला प्रतापगढ़, माल्टा मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर, अमरूद जो है वह प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, काला नमक चावल जो है वह सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सब्जी लखनऊ, मिर्जापुर, बासमती चावल सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, बरेली, बिजनौर, रामपुर, बदायूं, आलू जो है वह अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ। फिर आता है मेथा तेल जिसे पिपरमेंट जो कि बाराबंकी और लखनऊ में निर्यात होता है। शीर्ष 3 बागवानी उत्पादक राज्यों के अंतर्गत जो कि 2022-23 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपका फलोत्पादन के बारे में। इसको आपको नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें कराया जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी आपके आगे के प्रश्न होंगे उनको भी आपका कवर कराया जाएगा। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी और अच्छे से वीडियो बना सकें। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त होगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी चीज़ें चलाई जाती हैं उन सभी की पीडीएफ अवेलेबल होगी। धन्यवाद।